Hi guys, my name is Huma Sarwar. Welcome back to my channel. In today's video, we're gonna talk about some common reasons of scholarship refusal. कि आपको obviously when you are applying for scholarship or when you are applying for university, then आपको कहीं ना कहीं से रिजेक्शन आ जाती है और स्पेशली जब आपको स्कॉलरशिप से रिजेक्शन आती है या आपकी कोई डिजायर्ड यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ से आपको रिजेक्शन आ जाती है तो उसकी कॉमन रीजंस क्या होंगे. देयर आर फ्यू कॉमन रीजन जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. नंबर सेकंड इज हाउ टू डील विद द रिजेक्शन. क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको स्कॉलरशिप या यूनिवर्सिटी की तरफ से रिजेक्शन आ जाती है तो उस टाइम पे हम लोग अपने साथ अनकाइंड हो जाते हैं और हम लोग क्या क्या सोचना शुरू कर देते हैं. तो उसका इफेक्ट जो है हमारी पर्सनैलिटी पे पड़ता है, हमारे फ्यूचर पे पड़ता है और आगे जो हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन वगैरह स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन वगैरह अगर हम लोगों ने सोची होती है कि किसी और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना है तो हम लोग काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते हैं. उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड अदर थिंग, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स अबाउट सर्चिंग फॉर द स्कॉलरशिप. दे आर फ्यू डिफिकल्ट थिंग्स कि आपने जब स्कॉलरशिप को सर्च करना होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं हमें ये नहीं पता चलता कि हम लोग स्कॉलरशिप कैसे सर्च करें और कहाँ से सर्च करें और किस टाइम पे सर्च करें. तो ये सारी चीज़ें विल डिस्कस इन दिस वीडियो. नंबर 4 थिंग जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, व्हाट इज द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर द एडमिशन. कि कौन सा ऐसा राइट टाइम होता है कि जिस टाइम पे हमें एडमिशन के लिए अप्लाई करना है. सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स के हम लोग इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे. फर्स्ट जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द रीजंस. what are some common reasons of for the scholarship rejections. नंबर 1 रीज़न जो हमारी हो सकती है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. कि हम लोग जब किसी भी स्कॉलरशिप के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए व्हेन वी आर अप्लाइंग फॉर द यूनिवर्सिटी और फॉर द स्कॉलरशिप जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उन वीडियो में ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ कि इफ़ यू वांट अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, यू वांट अप्लाई फॉर दिस डिग्री और फॉर दिस प्रोग्राम, दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट CGPA. तो आपका जो CGPA है कुछ यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड होता है कि योर CGPA शुड बी 2.5 और मोर देन 2.5. अगर एक स्टूडेंट अप्लाई करेगा एंड हिज CGPA इज लेस देन 2.5, 2.3 और 2, अगर वो अप्लाई करेगा उस प्रोग्राम के लिए और इस डिग्री के लिए then he is not eligible for the scholarship or he is not eligible for the degree or for the program. तो आपको तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि आपको तो रिजेक्शन मिलनी है अगर आपका CGPA, क्योंकि उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट बता दी है कि 2.5 है तो आप उसके ऊपर अप्लाई करें. मैं कुछ वीडियोस चेक कर रही थी स्कॉलरशिप से रिलेटेड ही है, उसमें मैं कमेंट्स देख रही थी. तो एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ था एलिजिबिलिटी जो मिनिमम उन्होंने कहा था CGPA इट शुड बी मोर देन 2.5. अब एक स्टूडेंट ने कहा हुआ था कि माई CGPA इज 2.2 और उन्होंने पूछा हुआ था कि मैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ. और जिन्होंने वीडियो बनाई थी मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उन्होंने कहा हुआ था कि ठीक है भाई आप अप्लाई कर दो, हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए ना, कि अगर कंपटीशन ज़्यादा ना हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा. इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल. जो उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया बता दिया है तो वो क्राइटेरिया तो आपको फुलफिल करना ही करना है, वो रिक्वायरमेंट तो आपको फुलफिल करनी ही करनी है. इफ द मिनिमम CGPA इज 2.5 देन योर CGPA इज लेस देन 2.5 देन ऑब्वियस ही चीज़ है कि आपको अप्लाई नहीं करना उस स्कॉलरशिप के लिए क्योंकि आपको रिजेक्शन मिलनी है. तो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना है. नंबर 2 जो रीज़न हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपने एक वैलिड जो आपका प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई नहीं किया. उसकी एग्जांपल कैसे हो सकती है? उसकी एग्जांपल इस तरह हो सकती है. फॉर एग्जांपल अगर आपने इफ यू डिड योर बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इफ यू अप्लाई फॉर मास्टर्स, अगर वहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में दे आर 2 डिपार्टमेंट्स, वन इज इकोनॉमिक्स एंड द अदर वन इज मैनेजमेंट. आपने ये देखना है कि आपने अपने बैचलर में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स रीड किए हैं या आपने मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टडी किए हैं. वो आपको पता चल जाएगा कि जो आपने बैचलर में अपने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट स्टडी किए हैं तो आपने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई करें. अदरवाइज अगर आपके डिग्री में ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं तो आपने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है. जस्ट लाइक अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ त्रियस्ते था या किसी और यूनिवर्सिटी में मैं चेक कर रही थी, और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ऐसे होता है कि उन्होंने बता दिया कि वन अप्लाई फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स देन आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें इतना क्रेडिट आवर्स होने चाहिए और आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में इतने होने चाहिए, इकोनोमेट्रिक्स में इतने होने चाहिए. तो आपने चेक कर लेना है कि जो आपने प्रीवियस डिग्री की है कि उसमें आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स रीड की है
अच्छा किया है तो ठीक है, अगर आपने इकोनोमेट्रिक्स रीड किया है तो ठीक है, अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स रीड किया है तो ठीक है, देन यू शुड अप्लाई फॉर द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। अगर आपकी प्रीवियस डिग्री में ये सब्जेक्ट्स नहीं है तो आपने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई नहीं करना, ठीक है। और अगर आपकी प्रीवियस डिग्री में मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जस्ट लाइक अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा, अगर आपने HRM पढ़ा या आपने मैनेजमेंट का कोई सब्जेक्ट पढ़ा, तो दे शुड अप्लाई फॉर मैनेजमेंट। तो इस तरीके से आपने अपनी प्रीवियस डिग्री के सब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से देखना है, तब आपने उस सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना है। क्योंकि मेरे पास लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे, उन्होंने कहा था कि हमने ये सब्जेक्ट्स भी हैं लेकिन हम लोगों ने इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दिया और हमें रिजेक्शन आ गई। ऑब्वियस ही चीज़ है, रिजेक्शन तो आनी थी आपके पास, क्योंकि आपने जो वैलिड प्रोग्राम है उसमें अप्लाई नहीं किया, वैलिड डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया ही नहीं है, आपको तो रिजेक्शन आनी है। जो थर्ड रीज़न हो सकती है वो आपका ऐसे हो सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे रिक्वायर होता है, वो ये कहते हैं कि इस टॉपिक पे हमें ऐसे लिख के दे दें। अब आपने उस टॉपिक पे ऐसे तो लिख के दे दिया लेकिन वो कॉपी पेस्ट था, उस बेस पे आपकी रिजेक्शन हो सकती है। उसमें वैलिड वर्डिंग जो है या स्ट्रॉन्ग वर्डिंग जो है आपने यूज़ नहीं की, उस बेस पे आपका हो जाएगा। इसके अलावा जो रीज़न हो सकती है, दैट इज़ योर CV and your motivational letter. Those two documents are most important documents to get into the university or to get to avail the scholarship. बहुत सारे स्टूडेंट मोटिवेशनल लेटर को बहुत लाइट लेते हैं, उसे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट किया और यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा दिया। अभी लास्ट डेज ही 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में कुछ स्टूडेंट्स को उन्हें एडमिशन मिल गया, ठीक है। कुछ दिन के बाद उन्हें ईमेल आई है कि आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल हो गया है और हम हर यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन सेंड कर रहे हैं कि इस स्टूडेंट ने मोटिवेशनल लेटर कॉपी पेस्ट किया है। तो हम लोग अपने ही कंट्री की हर यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर रहे हैं, उसकी प्रोफाइल सेंड कर रहे हैं कि इस बच्चे का एडमिशन इस कंट्री में नहीं होना चाहिए। ये भी हुआ है। तो आपने जब मोटिवेशनल लेटर लिखना है तो आपने मोटिवेशनल लेटर खुद से लिखना है। अगर आप कॉपी पेस्ट करते भी हैं तो उसमें अपने सब्जेक्ट्स मेंशन करें, उसे प्लेजराइज करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अव्वल तो आपका मोटिवेशनल लेटर आपकी पर्सनैलिटी होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है, आपके एजुकेशन को शो करता है, आपने जो जो आपकी अचीवमेंट है उसे शो करता है, आपकी CV आपको शो करती है। अगर आप कहीं पे एडमिशन के लिए जाते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मैं आपको नहीं जानती आप कौन है, सपोज मैं कमेटी हूँ, मैं नहीं जानूंगी कि आप कौन है, ठीक है। आई हैव योर CV, आई हैव योर मोटिवेशनल लेटर, आई विल रीड योर CV, आई विल गो थ्रू योर मोटिवेशनल लेटर। इफ योर CV एंड मोटिवेशनल लेटर, दीज टू डॉक्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग एनफ कि मैं बताऊंगी कि हाँ ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि मेरे सामने जो बैठा हुआ बंदा है या मेरे सामने नहीं भी बैठा हुआ वो बंदा, उन्होंने मेरे पास ऑनलाइन सेंड कर दिए, मैं कहूँगी दोनों डॉक्यूमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है कि इस बंदे में कोई चीज़ है कि जिसकी वजह से हम इसे एडमिशन दे दें और स्कॉलरशिप दे दें। सो ये पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जिसकी बेस पे आपको रिजेक्शन हो सकती है। फर्स्ट क्या होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यू विल नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट। नंबर सेकंड इज you will not apply for the valid program or for the valid department. Number 3 is ऐसे आपका स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होगा। नंबर 4 आपका मोटिवेशनल लेटर और CV जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। नंबर 5 क्या होगा कि आप लोग डेडलाइन भी मिस कर देते हैं, जो कि रिजेक्शन में तो नहीं आती, क्योंकि जब आप लोगों ने डेडलाइन मिस कर दी तो आपकी एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली सबमिट नहीं होगी, ठीक है। ये कुछ कॉमन रीजंस हैं कि जिन्हें आप नोट डाउन कर लें कि ये कॉमन रीजंस हो सकती हैं आपके स्कॉलरशिप को और आपकी रिजेक्शन, आपके एडमिशन की रिजेक्शन में। अच्छा, सेकंड चीज़ हम लोग क्या करते हैं, हाउ टू डील विद द रिजेक्शन। ऑब्वियस ही चीज़ है, एक हमारी लाइफ में बहुत सारी रिजेक्शन हो सकती हैं, पर्सनल लाइफ में भी हमें रिजेक्शन हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में हमें बहुत जगह रिजेक्शन होती है। और जब हमें रिजेक्शन होती है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत इंट्रोवर्ट हो जाते हैं कि जी हमें रिजेक्शन हो गया, अब हम लोग इंट्रोवर्ट हो गए हैं, हम लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, अपने एटमॉस्फेयर से, अपनी फैमिली से, अपने सोशल सर्कल से हम लोग पीछे हट जाते हैं और हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। हम लोग ये सोचते हैं कि शायद हमारे अंदर ही ऐसा कुछ है कि हमें एडमिशन नहीं मिल रहा, हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर PhD, आई गॉट अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस, ठीक है। उस टाइम पे ऐसा क्या था कि आई डिडेंट हैव माई डिग्री, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया, आई डिडेंट रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द रिक्वायरमेंट, मैं बस अप्लाई करती चली गई हूँ और मैंने चेक नहीं किया कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री रिक्वायर्ड थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास डिग्री है देन यू शुड अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप की नहीं मिलेगी ना।
मैं अप्लाई करती जा रही थी, मुझे रिजेक्शन मिलती जा रही थी। मैं बड़ी परेशान थी कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं इंट्रोवर्ट हो गई, मैं बहुत नेगेटिव हो गई, मेरे अंदर से पॉजिटिविटी खत्म हो गई। मुझे ये नहीं पता था कि हाउ टू डील विद द रिजेक्शन। ऐसा ऐसा करके मेरी फैमिली ने मुझे मोटिवेट किया, मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम क्यों इंट्रोवर्ट हो रही हो, तुम इतनी नेगेटिव क्यों हो रही हो, गो थ्रू करो अपनी एप्लीकेशन को कि क्या रीजंस हैं कि जिस बेस पे तुम्हें रिजेक्शन हो रही है। मैंने उन रीजंस को गो थ्रू किया, तब मुझे पता चला कि यार ये रीजन थी कि जिसकी वजह से मुझे रिजेक्शन होती जा रही थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक नहीं था, मैं प्रॉपर जो है एक एप्लीकेशन को फिल नहीं कर पा रही थी। एक दो जगह मैंने एप्लीकेशन ठीक तरह फिल नहीं की थी, और मैंने बाद में मुझे पता चला कि एप्लीकेशन ही ठीक तरह फिल नहीं हुई और वो सबमिट नहीं हुई, और जिस वजह से मुझे रिजेक्शन हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो फिल नहीं हुई। तो जब मुझे 3-4 कुछ रीजंस का पता चला, तो मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर मेहनत करना स्टार्ट की कि यार आई शुडंट बी अनकाइंड टू माई सेल्फ। तो मुझे अपने साथ अनकाइंड नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसे लगता था कि आई स्टार्टेड हेट माई सेल्फ, कि मैं अपने आप से हेट करने लगी थी कि यार मेरे अंदर कुछ ऐसा है, मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि मुझे रिजेक्शन हो रही हैं। लेकिन जब मैंने रिव्यू किया अपने डॉक्यूमेंट्स को, तब मुझे पता चला कि क्या हो सकता है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी काइंड टू योर सेल्फ, कि अपने आप के साथ काइंड रहना। अगर आप अपने आप के साथ काइंड नहीं होंगे तो कोई दुनिया आपके साथ काइंड नहीं होगी। फर्स्ट आपने इंट्रोवर्ट नहीं होना, आप लोगों से डिस्कस करें, आप अपने प्रोफेसर्स के साथ डिस्कस करें, अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करें कि मुझे ये रिजेक्शन हो रही है, तो काइंडली मुझे गाइड करें कि इसके अंदर क्या क्या ऐसी शॉर्ट कमिंग्स क्या क्या होंगी कि जिसे मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, वो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आप अपनी एप्लीकेशन देखें, अपनी सीवी को देखिए, और जो कमेटी है जो रिजेक्ट करती है, आप उन्हें ईमेल करें, आप उनसे फीडबैक मांगे, आप उनसे फीडबैक मांगे कि मुझे फीडबैक दें कि मेरी एप्लीकेशन रिजेक्शन की रीज़न क्या है। जब वो आपको फीडबैक देंगे, उससे आपको पता चलेगा। आपने अपने मोटिवेशनल लेटर को बार बार रीड करें। जब आप अपने मोटिवेशनल लेटर को बार बार रीड करेंगे, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैं ये चीज़ ऐड कर सकता था। अपनी सीवी को ऐड करें। सीवी में योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आर रियली इंपॉर्टेंट, ये मैं अपनी वीडियोस में भी कहती हूँ। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, किताबी कीड़ा बनते हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ है, किताबी कीड़ा बनना भी चाहिए, बिकॉज योर CGPA इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर आपका CGPA नहीं होगा तो आपको ऑब्वियसली एडमिशन नहीं मिलेगा। योर CGPA इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आर रियली इंपॉर्टेंट। तो अगर जो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स जो हैं वो उन्हें कहते हैं कि नहीं जी आपने सिर्फ स्टडी करनी है, तो उस स्टूडेंट को कहिएगा कि मेरी वीडियो का ये पार्ट ज़रूर सुनिएगा कि जो यूरोप की कंट्रीज़ होती हैं या अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आपकी हॉबीज़ को इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर आप गेम्स में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कोई भी हो गई है, जस्ट लाइक अगर आप एक्सरसाइजेज वगैरह में, आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो आपको स्कॉलरशिप के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो भी कॉलम होगा, उसमें आपने 3-4 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़रूर मेंशन करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, अपडेट योर एप्लीकेशन। अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करें, रिव्यू करें, अपनी एप्लीकेशन को बार बार रिव्यू करें, और अपनी सीवी को, अपने मोटिवेशनल लेटर को, अपने ऐसे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें। सो ये हो सकता है कि हाउ टू डील विद द रिजेक्शन। बजाय इसके कि आप अपने साथ अनकाइंड हों, इंट्रोवर्ट हो जाएं, अपने ऊपर ब्लेम करना स्टार्ट कर दें, आप कुछ पॉइंट्स को नोट करें जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सो हम लोगों ने अब तक 2 पॉइंट्स को कवर कर लिया, व्हाट आर द रीजंस, और नंबर 2 इज हाउ टू डील विद द रिजेक्शन। नंबर 3 इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग अबाउट सर्चिंग फॉर स्कॉलरशिप। अब बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि जी हमें स्कॉलरशिप ग्रुप में ऐड कर दें, आप स्कॉलरशिप्स के ग्रुप बना लें। मेरा कोई स्कॉलरशिप का मैंने ग्रुप नहीं बनाया हुआ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं स्कॉलरशिप का कोई ग्रुप बना लूँ। मैं यूट्यूब पे ही कहती हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से यूट्यूब पे पूछ रहे हैं, आप मेरे से ईमेल कर लें, मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगी। और इसके अंदर क्या होता है, फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज़। नंबर 1 पॉइंट क्या है, फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, कि आपने अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे फाइंड करना है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें पका पकाया खाना मिल जाए, हमारे पास जी एक पेपर आ जाए, उसके ऊपर सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम्स हों, उसके अंदर जो इंग्लिश और प्रोग्राम है वो सारे मेंशन हो, उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है, एक लिंक हमें वो दे दिया जाए, और एक लिंक एप्लीकेशन का, पोर्टल का वो दे दिया जाए। आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी है, ये मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि जब मैं PhD के लिए, व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर PhD,
तो उस टाइम पे यूट्यूब पे इतनी वीडियोस नहीं होती थी, तो मुझे क्या करना होता था, हमें हर हर वेबसाइट को डाइसेक्ट करना होता था, हर हर लिंक को देखना पड़ता था, छोटी से छोटी चीज़ को हमें पॉइंट आउट करना पड़ता था, नोट डाउन करना पड़ता था कि अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये डिपार्टमेंट है, इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम ये है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या। आप लोगों को तो बहुत आसानी है, मैं ही वीडियो नहीं बना रही, बहुत सारे और लोग हैं जो वीडियोस बना रही हैं और वो छोटे छोटे पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहे होते हैं कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर कोई वीडियो लेंथी हो भी जाती है तो आप लोगों के बेनिफिट के लिए है वो वीडियो, वो हमारे बेनिफिट के लिए नहीं होती। मैंने तो अपनी पीएचडी कर ली, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ या प्रोफेसर हूँ, जो भी है, मुझे इन वीडियो से इतना बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि जो भी जिसने भी पीएचडी कर ली है या जो भी सेट है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी लेंथी वीडियोस बना ले। लेकिन अगर लेंथी वीडियोस बनाते हैं और एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं तो वो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आप लोग स्कॉलरशिप के लिए बाहर जाना चाहते हैं। क्योंकि हमें भी पता है कि इकोनॉमिक कंडीशन हमारी कंट्री की इज गेटिंग वर्स एंड वर्स, तो आप लोगों को ना सिर्फ अपने आप को सपोर्ट करना है बल्कि आपने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है। तो ये वीडियोस अगर बनती है, जैसा ये वीडियो शायद थोड़ी लेंथी हो जाए, तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए होती है, ये हमारे लिए आप वीडियोस नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने अपना मैक्सिमम टाइम अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने में लगाना है। एक्सेल की फाइल बना लें, एक एक्सेल की फाइल बना के एक कॉलम में आप यूनिवर्सिटीज का नेम लिखें, दूसरे कॉलम में आप डिपार्टमेंट लिखें। ठीक है, फर्स्ट में आपने यूनिवर्सिटी का नेम लिखा, सेकंड में आपने डिपार्टमेंट लिखा, थर्ड में आपने क्या करना है, डेडलाइन मेंशन कर लेनी है। इस तरीके से आप अपनी यूनिवर्सिटीज का नेम बनाते जाएं, इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते जाएं कि अच्छा ये यूनिवर्सिटी है, इसका एप्लीकेशन जो है वो पोर्टल इस डेट को ओपन हो रहा है और ये डेडलाइन है, ये यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, तो मेरा डिपार्टमेंट क्या है, मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके 2-3 पॉइंट्स लिखें और वहाँ एक कॉलम में वो लिख लें। एक और कॉलम बनाए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का, वहाँ पे आप कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ आप लिख लें और इस तरीके से आप पूरी एक लिस्ट बना के चले जाएं। इस तरीके से आपको आसानी हो जाएगी अप्लाई करने के लिए। एक और चीज़, कीप अ स्केड्यूल, अपना स्केड्यूल करें, आइदर यू आर बिजी और नॉट। तो आपने क्या करना, अपना एक स्केड्यूल कर लें कि डेली के आपने 2 आवर्स या 4 आवर्स जो हैं अपने स्कॉलरशिप को फाइंड करने में लगाने ही लगाने। आप जितने मर्जी बिजी हो, आपने ये कहना है कि ठीक है, इट्स टाइम 4 to 6 और 6 to 8 ये मेरा स्कॉलरशिप का टाइम है। बाय बाय टू एवरीबडी, बाय बाय टू योर फैमिली, बाय बाय टू योर फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू सर्च माई अपॉर्चुनिटी फॉर स्कॉलरशिप। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, डोर बंद करें और उस 2 या 3 आवर्स को अपने लिए डेडिकेट करें, उसमें अपॉर्चुनिटीज को आप फाइंड करें अपने लिए और उस टाइम को सिर्फ और सिर्फ जो डेडिकेट करेंगे अपने लिए। ठीक है, और किसी के लिए नहीं, अपनी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करें। तो ये मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है कि आपने स्कॉलरशिप को कैसे फाइंड करना है। आजकल ढेर सारी वो यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि जिससे आपको पता चल जाता है कि आपने अपॉर्चुनिटीज कैसे फाइंड करनी है। एक टाइम लगा दें, आपने ये नहीं सोचना कि यार हमारा तो 1 घंटा वेस्ट हो रहा है, ये 1 घंटा हमारा क्यों वेस्ट हो रहा है, इस 1 घंटे में तो हम लोग जाके खेल सकते थे या हम लोग कोई काम कर सकते थे। ऐसा नहीं होता। अब बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत टाइम से मेरे पास स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेजेस आते थे। कुछ स्टूडेंट्स मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि मैम आपने डेडलाइन हमें पहले बतानी थी, आपने बाद में क्यों बताई, आपने एप्लीकेशन फी हमें बाद में बता दी, हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया, आपने ये चीज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपने ये चीज़ इस तरह बताई थी, ये चीज़ आगे जाके इस तरह है, हमारे 5 मिनट्स वेस्ट हो गया, हमारे 10 मिनट्स वेस्ट हो गए। आप लाइक कि यार यू आर अप्लाइंग, यू मीन्स आपको अपना वो 5 मिनट्स और 10 मिनट्स आपको इतने प्यारे हैं कि आप ये कहते हैं कि हमारे 5 या 10 मिनट्स वेस्ट हो गए। हम भी तो अपना टाइम लगाते ही हैं, मैं भी अपना टाइम लगाती है, जो भी वीडियोस बना रहे हैं वो अपना टाइम लगाते हैं, अपनी फैमिली को एक साइड पे करके, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक साइड पे करके हम लोग आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो अगर एक इन्फॉर्मेशन, हम लोग इंसान है, हम लोग भी बोल सकते हैं, हम लोग अगर एक इन्फॉर्मेशन स्टार्ट के बजाय एंड पे दे देते हैं, हम भूल भी सकते हैं ना, एंड पे हमें याद आ गया, हम लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन दे दी। तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को बजाय इसके कि दूसरों को ये बोलें कि जी आपने हमारे 5-10 मिनट्स वेस्ट कर दिया, आपको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप हमारे लिए टाइम निकाल के वीडियोस बना रही हैं और आप उसमें एक एक पॉइंट को मेंशन कर रही हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। तो आप लोग को इस तरीके से करना चाहिए। ठीक है, टाइम आपका भी इंपॉर्टेंट है, मैं जानती हूँ, यू आर स्टूडेंट और स्टूडेंट के पास इतना टाइम होता नहीं है, लेकिन छोटा छोटा जो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें हम लोग नोट कर लेते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग नोट नहीं करते हैं वीडियो बनाते हुए, तो वो क्या होता है कि हमारे माइंड से स्किप हो जाती है। एंड पे अगर हमें याद आती है तो हम लोग उस टाइम पे बता देते हैं। अब मैं एक वीडियो में, हर वीडियो में एक चीज़ बताती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, लेकिन
एवरी डिपार्टमेंट और एवरी प्रोग्राम हैज डिफरेंट रिक्वायरमेंट, तो उनकी जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए एक टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए एक टेस्ट रिक्वायर्ड हो सकता है। अब स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि जी आपने हमें ये कहा था ये टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हम लोग डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे थे उसमें तो ये टेस्ट रिक्वायर्ड है, तो ये क्या है। तो आप लोग उस पॉइंट को नोट करें, क्योंकि आप वीडियो का कुछ पॉइंट स्किप कर जाते हैं कि जिसमें मैं ये बता रही होती हूँ कि आप अगर इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे तो हो सकता है इसमें ग्री रिक्वायर हो, इस डिपार्टमेंट में आइल्स रिक्वायर हो, इस डिपार्टमेंट में टॉफल रिक्वायर हो, इस डिपार्टमेंट में टॉल्क रिक्वायर हो। तो इस तरह के कुछ डिपार्टमेंट्स में, कुछ प्रोग्राम्स में कुछ टेस्ट रिक्वायर होते हैं, कुछ टेस्ट रिक्वायर नहीं होते हैं। तो अगर आप वीडियो को A to Z सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ स्किप हो जाती है तो आपके पास यूनिवर्सिटी का लिंक होता है, यूनिवर्सिटी के लिंक में आपके पास रिक्वायरमेंट का लिंक भी है। रिक्वायरमेंट को रीड करें, बार बार रीड करें उसे, तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें मिसिंग है और क्या चीज़ें मिसिंग नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो लास्ट पॉइंट है, व्हेन शुड यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप और फॉर द एप्लीकेशन। अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम, आप अपने लास्ट ईयर से पहले, अगर आपका लास्ट सेमेस्टर जो है वो फिनिश होने, सॉरी सेकंड लास्ट सेमेस्टर आपका फिनिश हो रहा है, उस टाइम से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। अगर आप अप्लाई करना स्टार्ट नहीं उस टाइम पे कर रहे, क्योंकि मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसक्रिप्ट आपकी रिक्वायर होती है, तो आपने क्या करना है, उस टाइम पे आके आपने ये अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना स्टार्ट कर दें। अब सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में आप अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें, आपका पासपोर्ट आ जाएगा। आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दें, आप अपने डॉक्यूमेंट से टेस्टेशन करवा लें। इसके अलावा और कुछ और चीज़ें होती है कि जो अपनी CV प्रिपेयर कर लें, आप अपने मोटिवेशनल लेटर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। इस तरह जो आपका सेकेंड लास्ट सेमेस्टर है, आप उस टाइम से अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। इससे ये होगा कि जब आप लास्ट सेमेस्टर में, जब आपकी डिग्री आ जाती है, आप उसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो आपका 1 ईयर वेस्ट हो जाता है। क्योंकि अगर किसी यूनिवर्सिटी की इनटेक सितंबर इनटेक होती है, तो आपका डिग्री आ गई है जी लास्ट आपके भी सितंबर अक्टूबर में आपकी डिग्री आ गई है, अब आप अप्लाई कर रहे हैं जी इटली में। इटली में क्या होगा, बैचलर और मास्टर की जो इनटेक है वो सितंबर में स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आपका 1 ईयर जो है वो वहीं पे कंज्यूम हो जाएगा। अगर आपकी डिग्री आती है सितंबर में और आपकी ट्रांसक्रिप्ट आ गई है 6 महीने पहले या 4 महीने पहले, और आप पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे हैं, और आपके पास अगस्त तक या सितंबर तक डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं, तो आपके पास टाइम होगा कि आप उसके लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपने आइल्स भी करना है, आइल्स की प्रिपरेशन करनी है, तो आप ये सारी चीज़ें जो है 6 महीने, 7 महीने पहले, 8 महीने पहले अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। ये नहीं होता कि जी हमने ये एप्लीकेशन देखी है तो आज हम लोग फिल करेंगे और कल हमारा अप्रूव हो जाएगा और परसों हम लोग स्कॉलरशिप के लिए चले जाएंगे, एडमिशन हमारा हो जाएगा और हम लोग जो है बाय बाय कर देंगे। ऐसा नहीं होता। एक टाइम होता है कि जिसमें आप अपना स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स को रेडी करेंगे, तो वो टाइम आप देख लें कि आपने किस टाइम पे अप्लाई करना स्टार्ट करना है और किस टाइम पे आपने डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट कर देनी है। अब स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उनके पास पासपोर्ट नहीं होता, वो कहते हैं कि जी हमारे पास रिकमेंडेशन लेटर नहीं है, हमारे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो ठीक है, पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे तो उसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया है कि रीजंस क्या क्या हो सकती हैं स्कॉलरशिप रिजेक्शन के। बहुत कॉमन रीजंस हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, जिसमें मैं बताती हूँ कि आपके ऐसे, आपकी CV, आपका मोटिवेशनल लेटर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सेकंड में मैंने बताया हाउ टू डील विद द रिजेक्शन। अपने आप को कभी डिग्रेड ना कीजिएगा, ये बात याद रखिएगा, अपने आप को कभी डिग्रेड ना कीजिएगा। डोंट ब्लेम योर सेल्फ, डोंट बी अनकाइंड टू योर सेल्फ, डोंट बी इंट्रोवर्ट इन एनी कंडीशन, यू शुड बी एक्सट्रोवर्ट। जितना आप एक्सट्रोवर्ट होंगे, इंट्रोवर्ट कम होंगे, लोगों के साथ डिस्कस करेंगे एक प्रॉब्लम को, आपको सोल्यूशन मिलते जाएंगे। अगर आप इंट्रोवर्ट हो जाएंगे आपको उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। थर्ड क्या है, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू फॉर सर्चिंग फॉर द स्कॉलरशिप, अबाउट सर्चिंग फॉर द स्कॉलरशिप, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, आपको लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो हम लोगों ने कवर किया है। नेक्स्ट हमने क्या किया है कि व्हेन शुड यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द एप्लीकेशन। सो इन सारे पॉइंट्स को प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा। ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे थे कि जिन्हें मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। मैंने सोचा है कि मुझे रिजेक्शंस क्यों होती थी,
रिजेक्शन के बाद मेरे ऊपर क्या इफेक्ट हुआ था, उसके बाद जब मुझे स्कॉलरशिप मिला है तो क्या हुआ है, मैंने अपनी एप्लीकेशन को किस किस तरीके से इम्प्रूव किया, मैंने अपनी सीवी को उसके बाद इम्प्रूव किया, मैंने मोटिवेशनल लेटर को इम्प्रूव किया। मैंने मोटिवेशनल लेटर पे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी कि मेरा मोटिवेशनल लेटर बहुत यूनिक था। और मुझे शुक्र है कि सीजीपीए अच्छा होने के साथ साथ ये डॉक्यूमेंट जब मेरे अच्छे हुए हैं तो उसकी बेस पे मेरा स्कॉलरशिप हो गया। तो जब आप इन सारे पॉइंट्स को गो थ्रू करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में रखेंगे, कंसीडर करेंगे और आप की एप्लीकेशन अपनी एप्लीकेशन को इम्प्रूव करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका एडमिशन भी होगा, यू विल गेट द स्कॉलरशिप। सो इन सारे पॉइंट्स को अपने पास ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, आई एम हेयर फॉर यू। मैं किसी भी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम होगा तो आई विल गेट बैक टू यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।